नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जितने भी यूपी के एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत अब तक जितने भी एग्जाम हुए, हम उन सभी एग्जाम की जितनी भी रीजनिंग आज तक आई वो सभी रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी और यूपी पैट के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी निकलेगी यूपी में, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाली है। ठीक है भाई। और जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एक वीडियो की भर्ती आई थी 2018 में, जो कैंसिल हो चुकी थी, तो उस एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाई गई है, ये सीरीज चलाई गई है। ठीक है, क्योंकि 2018 की जो भर्ती थी वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो सबसे बहुत भयंकर तरीके से पेपर आउट था, है ना। तो इस वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया और उसका जो एग्जाम फिर से होगा वो जनवरी या फरवरी के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, तो जो बच्चा आज से ही उस एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो उसका सिलेक्शन 100% निश्चित है, होना ही होना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो उसमें रीजनिंग और हिंदी का जो सिलेबस है वो रोल प्ले करेगा। क्योंकि जीएस तो प्रशांत महासागर है भाई, कितने भी पढ़ लो, जरूरी तो नहीं है ना कि पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन रीजनिंग का एक लिमिटेड कोर्स है और आपका हिंदी का भी एक लिमिटेड कोर्स है। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है उस एग्जाम के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए, वो एक तो रीजनिंग पे फोकस करना है और एक हिंदी पे फोकस करना है। ठीक है, और जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उस वीडियो के एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन दिल दहला देने वाले थे, यानी कि बढ़िया क्वेश्चन थे जिसको हम कह सकते हैं कि उसको पढ़कर आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं शुरू। और ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। देखो, एसएससी की रीजनिंग और यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? एसएससी की रीजनिंग नॉर्मल है और यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग थोड़ी एसएससी से हाई है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने यूपी ट्रिपल एससी के की जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है ना, तो वो अपनी एसएससी की रीजनिंग को कंप्लीट कर सकता है अच्छे से, बड़े अच्छे से। ठीक है, और बैंकिंग की रीजनिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग का लेवल थोड़ा अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी, अगर तुमने यूपी ट्रिपल एससी पे फोकस किया तो एसएससी की रीजनिंग खुद हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं भाई फिर क्लास को शुरू, है ना। तो आज जो क्लास होगी वो सामान्य बुद्धि परीक्षण, जैसा कि आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये वीडियो 2018 शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे भाई? रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का सेट, यानी कि रीजनिंग की सेट है ये, और रीजनिंग की सीरीज ऐसे ही आगे चलती चलेगी। ठीक है ना, बढ़ती चलेगी। तो आप जिसने भी इसको रीजनिंग की सीरीज को पूरा कवर कर लिया, जितने भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हुए या यूपी पुलिस के एग्जाम हुए, जितने भी उसमें रीजनिंग आई, सबको मैं टारगेट करते हुए, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं वीडियो की सीरीज से शुरू करूंगा, क्योंकि वीडियो का टारगेट भी है और जनवरी फरवरी के आसपास इसका एग्जाम भी होगा। ठीक है भाई, तो वीडियो के लगभग 5 से 6 पेपर हुए थे, उन सभी की रीजनिंग डिस्कस करने के बाद हम और दूसरे पेपर की रीजनिंग डिस्कस करेंगे, फिर यूपी पुलिस पे भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस में अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो केवल 19 है, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो है 55 और 56 के करीब, है ना। 55 भी हो सकते हैं या 56 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यूपी पुलिस में भी रीजनिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मैथ का भी है लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो यूपी पुलिस को भी टारगेट करते हुए, हर यूपी के एग्जाम को टारगेट करते हुए, यहां तक कि एसएससी के एग्जाम को भी टारगेट करते हुए ये सीरीज चलाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं फिर शुरू आज से। तो आपका यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं भाई, तो विषम की पहचान करें। इसका मतलब क्या है कि विषम की पहचान करें। ठीक है ना, विषम का मतलब है कि आपको एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे
और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कहीं ना कहीं समानता होगी, एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा, उसी को आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। तो ये चारों के चारों स्तनधारी है, स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब क्या होगा कि जो अपनी मां का दूध पीकर बड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं स्तनधारी जीव। ठीक है, तो चारों के चारों स्तनधारी जीव है, तो इसमें तो समानता चारों में ही होगी। ठीक है, तो स्तनधारी के हिसाब से तो हम इसको निकाल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही शेर, बाघ और भेड़ियों को आप देखोगे, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों मांसाहारी है। ये तीनों के तीनों क्या है भाई, मांसाहारी। जबकि ये जो गैंडा है ये होता है शाकाहारी। गैंडा होता है शाकाहारी, जो घास फूस खा के ही अपना जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है ना, यानी कि घास वनस्पतियां खा ली है ना, वनस्पति पत्तियां इनको खा के ही अपना जीवन चलाता है। ठीक है, तो ये हुआ गैंडा शाकाहारी, बाकी तीनों क्या हुए, मांसाहारी। ठीक है भाई, और जो गैंडा है, इसको भारतीय गैंडा की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक सींग वाला। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, और ये हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है गैंडा। ठीक है, और ये जो उत्तर भारत है, उत्तर पूर्वी भारत के असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है, और ये नेपाल की तराई में मिलता है। ठीक है, तो केवल हमें तो यही पढ़ना था कि इन 4 ऑप्शन में से विषम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में गैंडा शाकाहारी है, जबकि तीनों मांसाहारी है। क्लियर हुई बात यहां पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप की कोई आकृति होगी तो आपको पूरी आकृति को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मोटी मोटी चीज को पकड़ना है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है। चित्र सी का वही संबंध है जो बी और ए के बीच में संबंध है, यानी कि बी जिस तरीके से ए से संबंधित है, ठीक उसी तरीके से डी सी से संबंधित होगी। तो बताना यह है कि कौन सी आकृति सही होगी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहले कोशिश करो आप। देखिए, आपको सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखना है, पूरी आकृति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मोटा मोटा सा रीड करना है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये पंचभुज, ठीक है ना, ये यहां पे क्या हो गया, उलट गया। तो इसका मतलब यहां पे जो ट्राइंगल होगा इस वाली अगली आकृति में ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर होगी बात, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा देखते हैं कौन कौन सी आकृति में, एक तो बी में है और एक डी में है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं, और न ही आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, केवल ये देखना है कि कौन सी आकृति में ये उल्टा होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो ये ट्राइंगल था, यहाँ पे जो ट्राइंगल था ये उधर जाके उल्टा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पंचभुज है ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखते हैं पंचभुज इन 2 आकृति में से किस में उल्टा है। यहाँ पे तो उल्टा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो उसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। तो पूरी आकृति को रीड करने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल एक मोटी सी चीज पकड़नी है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, केवल इतना ही देखना था कि इसमें आकृति उलट कौन सी रही है ना, तो 2 ऑप्शन में उलट रही है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके। ठीक है, अब हमें कोई सी भी एक पॉइंट, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, कोई सा भी एक पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि ट्राइंगल यहाँ पे उधर जाके उल्टा हो गया, तो ये पंचभुज उधर जाके उल्टा होगा। तो पंचभुज 2 ऑप्शन में से, यहां पे तो पंचभुज नहीं था लेकिन यहां पे पंचभुज था, तो इसका मतलब आंसर बी करेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। ठीक है ना, तो यहां पे भी हमको ऑड वन आउट ही निकालना है, यानी कि 4 ऑप्शन में से किन्हीं 3 ऑप्शन में समानता होगी और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। तो जैसे ही मैं जिम कार्बेट और रणथंबोर और बांधवगढ़ और तुंगभद्रा को देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य। भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। ठीक है ना, समझिए भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि एक ऐसा जंगल, एक ऐसा वन जहां पर पशु हो या जानवर हो जो बिना खौफ के आजादी से घूम सकते हैं, यानी कि उस जंगल को सरकार की
या किसी संस्था का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे कि जिम कार्बोनेट है, ये भारत का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, रणथंभौर है, ये भी भारत का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, बांधवगढ़ है, ये भी भारत का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये जिम कार्बोनेट आपका पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, और ये रणथंभौर पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर एक नेशनल पार्क है, जिम कार्बोनेट भी एक नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में पड़ता है, और रणथंभौर राजस्थान में, और जो बांधवगढ़ है आपका ये मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन में कहीं ना कहीं समानता है, तीनों की तीनों भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। लेकिन जैसे तुंगभद्रा पे मेरा ध्यान गया, ये तुंगभद्रा क्या है भाई? नदी है। ये क्या है? वन है, नेशनल पार्क है, और ये क्या है? नदी है। तो इसका मतलब भिन्न कौन सा हुआ भाई? डी ऑप्शन। तो आपका जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तुंगभद्रा जैसे नाम से स्पष्ट है, दो नदियां थी दक्षिण भारत में, एक तुंगा नाम की नदी थी और एक भद्रा नाम की नदी थी। उन दोनों के संगम से ही इस नदी का निर्माण हुआ, तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना, ये दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी है कृष्णा नदी से मिल जाती है। क्लियर हुई बात। और रामायण में इसको पंपा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। तो हो सकता है तुंगभद्रा के बारे में आगे कुछ और फ्यूचर में कोई से भी एग्जाम में कुछ और पूछ ले। तो ये क्या है? दक्षिण भारत में बहने वाली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में गिर जाती है। और रामायण में इसको क्या किस नाम से जानते थे? पंपा, पंपा के नाम से इसको रामायण में जानते थे। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो आंसर आपका इसका क्या होगा विषम में? ये तीनों क्या थे? वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि तुंगभद्रा क्या था? ये एक नदी थी। तो इस सवाल का जवाब हुआ तुंगभद्रा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए भाई 54 को समझिए। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। तो HDFC, ICICI, IDBI, SEBI, PNB, BOB, BOI है ना, UCO, HSBC। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसमें से कह रहा कि विषम को पहचानिए। ठीक है ना, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। ठीक है, तो IDBI ये क्या है दोस्तों? एक बैंक है। ये क्या है दोस्तों? एक बैंक है IDBI। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये क्या है? सेबी। ये क्या है? सेबी। सेबी एक संस्था है जो भारत के बाजार को नियंत्रित करता है, भारत के बाजार को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक संस्था है, ये बैंक नहीं है। ठीक है ना, UCO ये भी क्या है दोस्तों? एक बैंक है। ये क्या है? UCO ये भी एक बैंक है, यानी कि यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड, ये भी एक बैंक है। HSBC ये भी दोस्तों एक बैंक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीन ऑप्शन में समानता है, क्योंकि ये एक बैंक है, ये भी एक बैंक है, ये भी एक बैंक है। जबकि सेबी क्या है? एक संस्था है, ये बैंक नहीं है। ठीक है ना, जो भारत के बाजार को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अब बात करें थोड़े फ्यूचर के एग्जाम की। हो सकता है कल को इनकी किसी की भी आपसे क्या पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले। तो HDFC एक बैंक है, आप जानते हो। ठीक है, HDFC एक बैंक है, आप जानते हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर हुई बात। ठीक है, ICICI भी एक बैंक है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा दोस्तों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर हुई बात। IDBI भी एक बैंक है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी IDBI की? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेबी है SEBI, ये मैंने बताया कि ये संस्था है जो भारत के बाजार को नियंत्रित करती है। ठीक है ना, सेबी, इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो सिक्योरिटीज, क्या बनेगी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर हुई बात। PNB भी एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है ना, BOI बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, UCO यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड।
HSBC, HSBC ये क्या है? ये भी एक बैंक है, हांगकांग एंड संघाई, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यानी कि हांगकांग, जब ये बैंक हांगकांग में खुला तो ठीक 1 महीने बाद ही ये संघाई में भी खुल गया था, ठीक है ना। तो इसका नाम भी क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्लियर हुई बात? तो यहां पे केवल विषम को पहचानना था, ये तो फुल फॉर्म एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थी, ठीक है ना। तो यहां पे जो ये होगा बी, जो बाजार को नियंत्रित करता है। बाकी सब क्या थे दोस्त? बैंक थे, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है, ठीक है। यहां पे तारापुर है, कुंडनकुलम है, कैगा है, काकरापार है, कलपक्कम है, नरोरा है, ठीक है ना। ये कह रहा कि इसका हिस्सा बनाया जा सके। तो जैसे ही आप देखते हो कोयना, तो ये तो बेटा एक जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। जल विद्युत परियोजना जो कोयना नदी पर बांध का काम करता है। कहां पे पड़ती है बेटा? महाराष्ट्र में। ये कहां पे पड़ती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये है महाराष्ट्र में। तो कोयना क्या है? एक जल परियोजना। जैसे ही मैं देखता हूं रावत भाटा, ये है भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्लियर होगी बात? रावत भाटा कहां पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और जैसे मैं उकाई को देखता हूं तो जो उकाई है ये भी एक नदी घाटी परियोजना है, यानी कि जल परियोजना है जो ताप्ती नदी पर बांध का काम करता है। और ये कहां पे पड़ता है? गुजरात राज्य में, सूरत जिले में। कौन से जिले में? सूरत जिले में, ठीक है। जो भांगड़ा नंगल बांध है ये खुद बांध है, भांगड़ा नंगल बांध आपने सुना ही होगा। तो इसका मतलब ये भी एक जल परियोजना है जो सतलुज नदी पर बांध का काम करता है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर जिले में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोयना, उकाई और भांगड़ा नंगल बांध ये तीनों की तीनों जल परियोजना है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये गुजरात में और ये हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब इन तीनों में समानता है। जबकि रावत भाटा क्या है? ये भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कहां पे पड़ता है बेटा? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका सही जवाब क्या होगा? बी। तो विषम क्या होगा? रावत भाटा। अब यहां पे तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम, नरोरा और रावत भाटा, टोटल ये कितने हुए? टोटल ये आपके 7 हुए। और भारत में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या टोटल 7 है। याद रखना भाई, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है कि भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों 7 है। कौन कौन सा? एक तो तारापुर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। और कुंडनकुलम कहां पड़ेगा? ये तमिलनाडु में। और कैगा कहां पड़ेगा? ये कर्नाटक में। और काकरापार कहां पे? ये गुजरात में है, ठीक है ना। कलपक्कम कहां है? ये तमिलनाडु में है। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, अपनी यूपी में, है ना, अपनी यूपी में बुलंदशहर जिले में। नरोरा कहां है? उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर जिले में, ठीक है ना। और जो रावत भाटा है ये कहां है भाई? आपका रावत भाटा है आपका राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में। क्लियर हुई बात? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कंट्रोल कौन करता है? अब अगर मैं बात करूं परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कंट्रोल कौन करेगा, तो आपका जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं NPCIL, ठीक है ना। इसके द्वारा इन 7 के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। NPCIL की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन को हमने उधेड़ कर रख दिया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में पूछता है तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर हुई बात? तो इसका जो विषम था, विषम छाटिए, विषम की बात कर रहा था ना कि कौन सा है, तो आंसर क्या होगा इसका? रावत भाटा, जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या टोटल 7 है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए भाई, जब ये वीडियो का एग्जाम हुआ था तो बच्चे
वीडियो के एग्जाम में रीजनिंग के वजह से रह चुके थे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि रीजनिंग के क्वेश्चन इतने टफ लेवल के भी होंगे, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का थे, ठीक है ना, बढ़िया अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। ये थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जो खत्म कर लिए हमने। तो क्वेश्चन नंबर 56, 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो गुजराती और न ही मराठी बोल सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहता है कि उन लोगों की संख्या बताइए जो न तो गुजराती बोल सकते और ना मराठी बोल सकते। तो टोटल कितने पर्यटक है भाई? 25। तो यहां पे वेन डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया आपका 10 गुजराती बोल सकते हैं, ये है हमारा 10, ये है कौन से गुजराती बोलने वाले, 10 बोल सकते हैं भाई गुजराती। देखिए 10 बोल सकते हैं गुजराती, ठीक है, और ये कह रहा है 12 मराठी बोल सकते हैं, तो 12 बोल सकते हैं आपका मराठी। ये है आपके मराठी, ठीक है, 12 बोल सकते हैं आपका मराठी। तो ये कह रहा कि 5 गुजराती के साथ ही, ये कह रहा कि 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। तो 5 लोग ऐसे हैं जो गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। तो 5 लोग कैसे हैं भाई? जो मराठी के साथ गुजराती भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बीच में रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा तो हमेशा वेन डायग्राम से बनाना है, क्योंकि वेन डायग्राम से बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये कहा गया, केवल इतनी सी बात कही गई कि टोटल पर्यटकों की संख्या कितनी है भाई? टोटल पर्यटकों की संख्या है 25। अगर टोटल 25 लोग हैं, इस जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, इसमें टोटल कितने लोग हैं? 25। 25 में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, यानी कि जो ये सर्कल दिखाई दिया ये आपको, ये गुजराती का है। गुजराती बोल सकते हैं कितने? 10। और 12 कितने बोल सकते हैं? मराठी। 12 क्या बोल सकते हैं भाई? 12 बोल सकते हैं आपका मराठी। ठीक है, 12 बोल सकते हैं आपका मराठी, और 5 लोग ऐसे हैं जो गुजराती भी बोलते हैं और मराठी भी बोलते हैं। अब यहां से ध्यान देना शुरू करना है आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये जो पूरा का पूरा सर्किल है ये 10 लोगों का है, क्योंकि 10 लोग गुजराती बोलते हैं, और इस 10 में 5 भी शामिल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं केवल गुजराती कितना बोलते हैं? अगर मैं इसमें से 10 में से 5 हटा दूं तो ये जो 5 निकल के आया, ये वे लोग आए जो केवल और केवल गुजराती बोलते हैं। केवल और केवल, मैंने केवल लगा दिया यहां पे, ठीक है ना। केवल क्या बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा तो दूसरा सर्किल है, ये पूरा मराठी का है, यानी कि 12 लोगों का है। 12, इस 12 लोग में 5 भी तो शामिल है, इस 12 में 5 भी शामिल है। तो 12 में से मैं 5 हटा दूं तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो ये जो 7 निकल के आया ये क्या है? ये 7 वे लोग हैं जो केवल मराठी बोल सकते हैं। केवल और केवल क्या बोल सकते हैं? मराठी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 केवल गुजराती बोलते हैं, 7 मराठी बोलते हैं। तो टोटल 7 और 5 12 लोग ऐसे हुए, ये तो वो गुजराती बोलते हैं या मराठी, लेकिन 5 लोग और हैं जो गुजराती और मराठी दोनों बोलते हैं। तो 7 और 5 12, और 5 कितना हो गया भाई? 17। तो इसका मतलब 17 लोग ऐसे हुए कुल जो कुछ ना कुछ भाषा बोलते हैं। 17 लोग ऐसे हुए जो कुछ ना कुछ भाषा बोलते हैं। लेकिन कुल लोगों की संख्या कितनी थी? कुल लोगों की संख्या थी मेरे भाई 25। 25 में से 17 लोग ऐसे जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो बचे कितने? 8। तो मैं बोल सकता हूं 8 लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं बोलते, यानी कि कोई भी भाषा नहीं बोलते, यानी कि ना तो मराठी बोलते और ना ही गुजराती बोलते। बात समझ में आई? तो मराठी और गुजराती के अलावा वे चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन मराठी और गुजराती नहीं बोलते। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका सी। तो मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहां पे कहा गया है कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। टोटल छात्र कितने हैं? 38। कुल बच्चे कितने हैं? 38। कह रहा कि 38 छात्रों की कक्षा में 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले कितने हुए भाई? 18 छात्र। तो ये बन गया हमारा क्रिकेट का, CRICKET। 18 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा कि 20 छात्र फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र? 20 छात्र। 20 छात्र आपका फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो इधर बना लेते हैं हम फुटबॉल का, तो ये हो गया फुटबॉल F, ठीक है ना। 20 छात्र फुटबॉल खेलना
पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं आगे तो 15 चेस पसंद करते हैं, 15 चेस पसंद करते हैं। तो एक चेस का और बना लो आप, ये हो गया आपका चेस का। चेस वाले कितने हैं कुल? ये 15। 15 लोग चेस खेलना पसंद करते हैं। क्लियर हुई बात? अब ये कह रहा कि 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। क्रिकेट और चेस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो ब्लू कर दे मैंने, तो ये पूरा का पूरा किसका है? क्रिकेट और चेस का। ये यहाँ पे किसका है? क्रिकेट और चेस का। तो ये पूरा का पूरा क्रिकेट और चेस का है, क्रिकेट और चेस का। मैं केवल क्रिकेट और चेस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं क्रिकेट और चेस, ठीक है ना। तो 8 छात्र, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 8 छात्र क्रिकेट और चेस, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 8 में से ही 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, इसका मतलब। तो मैं यहां पे भर देता हूं 3। 8 में से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी कितने बचे भाई? बाकी बचे आपके 5। तो इसका मतलब जो 5 निकल के आया, ये कौन सा है? 5 वो है जो केवल क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। तो 5 क्या है यहाँ पे? जो केवल क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। और 3 जो है जो तीनों पसंद करते हैं, यानी कि टोटल 5 और 3 8 छात्र ऐसे हुए जो क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। फुटबॉल करो या ना करो, लेकिन ये क्रिकेट और चेस दोनों को पसंद करते हैं। लेकिन 5 हुए जो क्रिकेट और चेस, केवल क्रिकेट और चेस को पसंद करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? इसी को फिल करना ही था यहाँ पे, इसी को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलती करता है बच्चा सबसे ज्यादा, इसी को समझना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये कह रहा है कि 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल, यहाँ पे केवल लगा दिया ना कि 7 छात्र केवल क्रिकेट, तो ये 7 छात्र है जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस। केवल चेस वाले कितने हुए? 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो आपसे पूछना ये चाहता है कि कितने छात्र है ऐसे जो केवल फुटबॉल को ही पसंद करते हैं। अब समझिए भाई, देखिए भाई, अब एक बात बताइए, ये जो ऊपर का सर्किल दिखाई दे रहा क्रिकेट वाला, ये पूरा 18 का है, क्योंकि 18 क्रिकेट पसंद करते, पूरा 18 का है। तो अंदर कितना हुआ? केवल क्रिकेट 7, 5 और 3 8, तो टोटल 15 हुआ। 7 और 5 12, 12 और 3 15, और पूरा था ये 18 का, ठीक है ना। 18 में से 15 घटाओगे तो बचेगा कितना? 3। बचेगा कितना भाई? 3 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बचेगा कितना? 3, ठीक है भाई। अब यहां पे चलिए, यहां पे समझिए, ये जो चेस वाला सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, जो चेस वाला, ये पूरा 15 का है, नीचे 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14, तो 1 की कमी है, तो इसका मतलब 1 यहां पे आ गया। ये हो गया पूरा 15। तो पूरा सर्किल कितने का हो गया भाई? 15 का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मजा आ गया बिल्कुल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप ये देखोगे कि जो फुटबॉल वाला है, फुटबॉल वाला, तो फुटबॉल वाला पूरा सर्किल कितने का था भाई? 20 का। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 में मैं क्या जोड़ू कि 20 बन जाए? आप कहोगे सर 13 जोड़ लो। तो 13 और 7 20। तो आपसे यही पूछा था कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? तो आपको यहां पे जो 13 निकाल के आया ना, ये केवल क्रिकेट, सॉरी, केवल फुटबॉल वाले, केवल फुटबॉल वाले कितने लोग हैं? तो केवल फुटबॉल वाले कितने हुए भाई? केवल फुटबॉल वाले कितने हुए? 13। तो आपका जवाब हुआ बिल्कुल करेक्ट, 13 आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे नहीं कर पाए थे जब 2018 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, और ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल वेन डायग्राम से बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तो केवल हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है ना, ऑफलाइन पढ़ना है बिल्कुल कंटेंट के साथ, बिल्कुल एकदम सिक्वेंस बाय सिक्वेंस, ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट सुबह 9 से 11 तक मैं वहां पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और फिर 11 से 1 बजे तक मैं डिस्कवरी स्टडी सर्किल पर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरा बैच है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, और वहां पे भी, जहां पे भी आपको अच्छा लगे वहां पे आप आ सकते हो। क्लियर हुई बात? ठीक है। यहाँ पे केवल यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस चलेगी, केवल प्रैक्टिस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं पूरी रीजनिंग में को घुमा दूंगा आपको, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में घुमा दूंगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को देख के उसको देखना है, किस तरीके से, किस नजरिए से देखना है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलिए भाई, तो केवल फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने लोग थे? 13। बिल्कुल सरल सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से
अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। कह रहा कि 40 रोगियों को मधुमेह, तो ये हुआ आपका मधुमेह का, मधुमेह। ये कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। 40 लोगों को मधुमेह और 30 रोगियों को उक्त रक्तचाप। ये कह रहा है ना 30 रोगियों को उक्त रक्तचाप, तो ये हो गया आपका 30 रोगी वे जो रक्तचाप के शिकार थे, रक्तचाप, जो रक्तचाप के शिकार थे। ठीक है, तो 22 रोगियों को मधुमेह और उक्त रक्तचाप दोनों हैं। तो 22 रोगी ऐसे हैं मेरे भाई जो दोनों बीमारियों के शिकार है। 22 रोगी ऐसे हैं जो दोनों बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि उनको शुगर भी है और ये रक्तचाप भी है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो 22 लोग ऐसे हैं जिनको शुगर भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही उच्च रक्तचाप की समस्या, यानी कि 17 लोग ऐसे हैं हमारे पास, 17 लोग ऐसे हैं जो कोई सी भी बीमारी का शिकार नहीं है, न तो उसको शुगर है और न ही उसको हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये मरीज के साथ में आए हुए होंगे या फिर किसी दूसरी बीमारी का शिकार होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपसे जानना चाहता है मेरे भाई कि उस अस्पताल में, उस हॉस्पिटल में कितने रोगी वहां पे लाइन में बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है ना, कुल रोगियों की संख्या जानना चाहते हैं, तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना हमें। ठीक है, समझिए भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है ये आपका 40 का है और 40 में ये 22 भी शामिल है। अगर मैं इस 40 में से ये 22 निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा कितना? आप कहोगे सर 18 बचेगा। 18 कितना बचेगा भाई? 18 बचेगा। इसका मतलब 18 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या है? केवल शुगर से ग्रस्त है, जिसको केवल शुगर की बीमारी है, जिसको केवल मधुमेह है। ठीक है ना, ये केवल वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी रक्तचाप की। ये 30 लोग का सर्किल है। आप कहोगे सर बिल्कुल 30 लोगों का सर्किल है, 30 में 22 भी शामिल है भाई, 30 में 22 भी तो शामिल है। आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, 30 में से 22 को हटा दोगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 8 बचेगा। 8 क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब 18 लोग तो ऐसे होंगे जो केवल शुगर से ग्रस्त है और 8 लोग ऐसे हुए जो केवल रक्तचाप से ग्रस्त है और 22 लोग ऐसे हुए जो दोनों से ग्रस्त है। इसका मतलब कुल कुछ ना कुछ बीमारी इनको है। टोटल कितनी बीमारी, कितने लोगों को बीमारी है? इनको बीमारी है। ठीक है ना भाई, 18, 22, 40 और 8 48, तो 48 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो या तो मधुमेह से मधुमेह के शिकारी हैं या फिर वे ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। क्लियर होगी बात? और साथ में 22 लोग ऐसे हैं, 22 लोग ऐसे जो दोनों से, यानी कि कुल ग्रस्त, बीमारी से ग्रस्त कितने हुए? 48 लोग है भाई। कुल कितने लोग हुए? 48 लोग जो शुगर या हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। ठीक है ना, और 17 लोग ऐसे थे जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे लेकिन ये प्रतीक्षा तो कर रहे थे। तो टोटल कितने हुए भाई? टोटल आपके पास हुए 65। तो 65 लोग ऐसे हुए जो उस हॉस्पिटल में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो 18 केवल मधुमेह से, 8 केवल रक्तचाप से, 22 दोनों से, तो कुल कितने ग्रस्त हुए? 48। लेकिन 17 लोग ऐसे थे जो किसी भी बीमारी के शिकार नहीं थे लेकिन वे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कुल कितने लोग हुए भाई? टोटल ये 65। ठीक है ना, टोटल कितने प्रतीक्षा कर रहे थे? 65। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 59। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा रहे हैं। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है ना, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा रहे हैं। देखिए, तो ये भाई हमारे बांसुरी वाले छात्र हुए। ठीक है ना, ये कौन से छात्र हुए? अपने बांसुरी वाले छात्र। ये है हमारे बांसुरी वाले छात्र, 12 छात्र ये बांसुरी बजा रहे हैं। 12 छात्र बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पे, तो क्वेश्चन में लिख रहा है 12 छात्र बांसुरी
अरे क्या हो गया यो, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं और 11 गिटार बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं। तो गिटार वाले यहां पे बना लो, है ना। ये हो गया आपके गिटार वाले, ठीक है ना, ये हो गया आपके गिटार वाले। गिटार वाले कितने हैं, 11 गिटार वाले हैं, ठीक है। 11 छात्र कितने गिटार वाले। अब कह रहा कि 10 व्यक्ति वायलिन बजा सकते हैं, 10 व्यक्ति वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति बजा सकते हैं वायलिन। अब वायलिन वाले को देख लो, तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुए आपके वायलिन वाले, ठीक है, वायलिन 10 व्यक्ति हुए आपके वायलिन वाले। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन में अब कहना क्या चाहता है उसको हमें समझना है और देखना है, ठीक है। अब देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा कि 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं। तो बांसुरी ये रहा और गिटार ये रहा, तो 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी भी बजा सकते हैं और गिटार भी। लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं लिख रहा ना कहीं पे भी कि 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बांसुरी और गिटार का जो एरिया होगा वो ये होगा, है भाई, बांसुरी और गिटार का एरिया जो होगा वो ये होगा। तो फिलहाल बांसुरी और गिटार का एरिया ये है कि 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 छात्र क्या बजा सकते हैं, वायलिन भी, उनमें से 3 छात्र। तो 6 में से ही तो 3 है वे जो वायलिन भी बजा सकते हैं, है भाई, 6 में से ही तो 3 है वे जो वायलिन भी बजा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 6 छात्र का था तो 3 वायलिन भी, तो वायलिन में भी होगा। लेकिन ये जो टोटल 6 थे तो 3 और 3 6, तो पूरे 6 हुए कि नहीं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि जो ऊपर वाले 3 हैं ये केवल वे लोग हैं जो बांसुरी और केवल गिटार बजा सकते हैं, केवल बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। लेकिन 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों बजा सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां पे। आगे बढ़ते हैं, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन। तो 3 छात्र ऐसे हैं जो केवल गिटार, तो ये 3 छात्र ऐसे हैं जो केवल गिटार और 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल वायलिन, 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, आपसे ये पूछना चाहता है कि कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। अब यहां पे समझिएगा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा गिटार वाला सर्किल है ये 11 का है कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल ये 11 का है। तो 3 और 3 6 और 3 9, तो यहां पे कितना होगा 2, तो यानी कि यहां पे कितना भाई 2, ये पूरा सर्किल 11 का हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब अगर मैं वायलिन की बात करूं तो वायलिन वाला पूरा सर्किल आपका 10 का हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल, 3 और 2 5 और 4 9, तो यहां पे कितना भरेगा, यहां पे हो गया 1, यहां पे कितना आ गया 1, तो पूरा 10 का हो गया। अब अगर क्वेश्चन में केवल ये पूछना चाहता है कि केवल बांसुरी वाले कितने लोग हैं, केवल बांसुरी वाले, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई पूरा का पूरा सर्किल ये 12 का है। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 में मैं क्या जोड़ू कि 12 बन जाए। आप कहोगे सर 5, तो इसका मतलब ये जो 5 आया ना ये केवल बांसुरी वाला आया, केवल बांसुरी, केवल बांसुरी बजाने वाले। तो केवल बांसुरी बजाने वाले कितने हुए भाई, टोटल 5, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। 2 से 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेन डायग्राम पर आधारित थे 2018 के वीडियो के पेपर में। तो जनवरी और फरवरी में फिर से जो ये अगर एग्जाम होता है तो आशा है कि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे इसी टाइप के डाटा चेंज करके, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। और ये केवल वीडियो के एग्जाम में नहीं, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम होंगे, तुम जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में मैथ का जो लेवल होगा वो कम होता है और रीजनिंग का लेवल ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के ज्यादा पूछता है और मैथमेटिक्स के कम। और कुछ एग्जाम तो ऐसे जिसमें मैथ आता ही नहीं, जैसे कि वीडियो का एग्जाम है इसमें केवल रीजनिंग ही पूछी गई थी 50 क्वेश्चनों की, ठीक है ना, मैथ इसमें था ही नहीं, ठीक है ना। तो यूपी के बहुत सारे एग्जाम है ऐसे जिसमें रीजनिंग ही पूछता है, मैथ नहीं पूछता, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है चीजें अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फिगर काउंटिंग है ना। देखिए नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है, केवल आयत देखना है, ट्रायंगल पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, केवल आयत, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ,
आयतों की संख्या पूछ रहा, तो ये पूरा का पूरा एक आयत है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ये पूरा का पूरा एक आयत है। जहां जहां मैं पेन चला रहा ना, ये पूरा एक आयत है। एक आयत तो ये हो गया, दूसरा आयत ये भी होगा है भाई, दूसरा आयत ये भी होगा, और तीसरा आयत कौन सा होगा भाई? तीसरा आयत ये होगा, है ना, तीसरा आयत ये होगा। यानी कि कुल अब तक हमने 3 आयत, यानी कि एक आयत तो ये पूरा हो गया, ये बड़े वाला, और 2 आयत ये हो गए, 1 और 2, यानी कि 1 और 2, और एक ये पूरा बड़ा 3। तो कुल आयतों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 3। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। 3 आयतों की संख्या है, और चौथा आयत इसमें नहीं है, बाकी तो ट्रायंगल है, ठीक है ना, त्रिभुज है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। तो आयतों की संख्या कितनी होगी? 1, 2 और एक ये पूरा 3, तो कुल 3। क्योंकि इसमें कहीं क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा ना कि ये वर्ग है, और वर्ग भी एक आयत ही होता है, आप जानते हो इस बात को, है ना। तो आयतों की संख्या कितनी है भाई? 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए भाई, है इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। भाई जब भी मैं ऑफलाइन बैच में फिगर काउंटिंग पढ़ाता हूं ना, तो ये क्वेश्चन में हर बार बोलता हूं, हर बार, कि इस क्वेश्चन को भाई इसका आंसर भी रट लो, है ना, इसके क्वेश्चन का आंसर भी रट लो, क्योंकि ये सबसे फेमस क्वेश्चन रहा, ये कई बार पूछा गया, और आने वाले एग्जाम में भी संभावना है कि फिर से वापस लौट कर आए। क्लियर होगी बात? तो आज मैं बोलता हूं कि इसका आंसर भी रट लेना मेरे भाई। इसका आंसर है 16। देखिए ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है कि कोई त्रिभुज है, कि कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज में सारी माध्यिकाओं को मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, और इससे इसको मिला दो, तो यानी कि त्रिभुज की सारी माध्यिकाओं को आप मिलाओगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके जो आंसर होगा, त्रिभुजों की जो संख्या होगी, इसमें 16 होती है। इसको याद रखना है आज के बाद, ठीक है ना। खैर मैं बता देता हूं कि किस तरीके से 16 है, ठीक है। अब एक बात समझिए भाई, सबसे पहले छोटी सी चीज समझा रहा है, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा, ठीक है। ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। हालांकि ये सब कुछ ऑफलाइन बैच में बताता हूं, लेकिन आप समझ लो ये कितने त्रिभुज है। आप कहोगे सर एक, अगर मैं इसमें एक लाइन खींच लूं, अब कितने त्रिभुज होंगे? आप कहोगे सर एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2, और एक ये पूरा 3, यानी कि टोटल कितने हुए भाई? 3 हुए। अगर टोटल इसमें 3 हुए तो हम इस तरीके से देखते हैं, नंबरिंग कर दो 1, 2, और नंबरिंग करने के बाद दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। इसी कंसेप्ट को आधार बनाते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ध्यान दो, मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे आता हूं, इस पॉइंट पे तो आपको केवल ये वाला ट्राइंगल दिखाई देना चाहिए, केवल ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो 1 और 2, तो 2 और 1 3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, इतने ये वाला ट्राइंगल, इसमें कितने त्रिभुज हुए? 3। तो यहां से मुझे 3 मिलेंगे, तो यहां से भी मुझे 3 मिलेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, यहां से भी 3, कौन कौन सा? 1, 2 और एक ये पूरा 3, ठीक है ना। इस पॉइंट से भी मुझे कितने मिलेंगे? 3। तो 3 3 9, 9 तो ट्राइंगल हो गए यही, है ना। 1 2 और एक ये 3, 1 2 और एक ये 3, 1 2 और एक ये 3, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए भाई? 9। एक सेकंड भाई, हेलो, ध्यान दो भाई, सॉरी, अब ध्यान दो यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ ट्राइंगल की, तो 3 यहां से मिलेंगे, 3 यहां से मिलेंगे, 3 यहां से, टोटल कितना हुआ भाई? 9। अब मैं अगर बात करूं नोट की, इसकी यहां से कितने मिलेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल, तो एक तो नीचे का और एक ऊपर का, तो 2 दे गए। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, तो ये इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, एक नीचे का और एक इससे ऊपर का, तो यहां से भी 2 मिले, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इस नोट को देखता हूं, इस वर्टेक्स को देखता हूं, तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो एक इधर और एक इधर, तो यहां से भी कितने हुए भाई? 2, तो 2 3 6 6 हो गए, तो 9 और 6 15। और एक सबसे बड़े वाला जो ट्राइंगल है, एक जो सबसे बड़े वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, तो ये वाला ट्राइंगल, तो ये कितने हुए भाई टोटल?
एक ये जोड़ लो, तो टोटल कितने हो गए 16। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें काउंटिंग भी अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, 1 2 और एक ये 3 3 4 5 और एक ये 6 7 8 और एक ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, ठीक है ना, और फिर ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15 और ये पूरा एक 16। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी का एक छोटा भाई है भाई, इसी का एक छोटा भाई है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं और ये जो लाइन है मैं यहीं पर रोक दूं, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बेटा इसका ही एक छोटा भाई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। 12 कितनी, 12 भाई, यहां पे कितनी थी 16, अब यहां पे कितनी होगी 12, इसका मतलब 4 कम हुए है भाई, इसका मतलब 4 कम कर दिए ना हमने। अब वे 4 कम कौन कौन से होंगे, अब वो देख लो भाई, एक तो ये वाला कम होगा, एक ये वाला कम होगा, दो तो यही कम हो गए, और ये लाइन जैसे ही नीचे आ रही थी तो एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, यानी कि एक तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला और एक ये वाला, दो त्रिभुज ये, तो टोटल ये 4 कम हुए, तो ही तो आंसर 12 आया ना। अगर आप काउंटिंग भी करना चाहते हो उसकी, तो काउंटिंग भी आप आसानी से कर सकते हो। किस तरीके से, 1 2 और एक ये 3 4 5 और एक ये 6 और एक ये 7 7, अगर मैं इस पे देखता हूं 7 8 और एक 9 10 और एक ये 11, ठीक है ना, 11 और एक ये पूरा बढ़ने वाला 12। तो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें 12 होते हैं, इसमें 16 होते हैं, ठीक है ना, बदल बदल के फिगर देता है। यहां से रोक दिया, हो सकता था आगे आने वाले एग्जाम में इसी फिगर को इस तरीके से भी दे दे, है भाई, इसी को इस तरीके से भी बना के दे सकता है, ठीक है ना, यहां से तो भी 12 ही है, क्योंकि हमने इसको पूरा नहीं मिलाया, ऊपर से पूरा नहीं मिलाया था पहले वाले में, अब यहां से पूरा नहीं मिलाया, ठीक है ना। इसी त्रिभुज को तीसरी तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें, इसमें 16 होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक मानक पासा वह होता है जिसमें विपरीत पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है, ठीक है ना। तो आपने डाइस चैप्टर पढ़ा ही होगा, तो हम वहां पे दो तरह के पासे पढ़ते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा, ठीक है ना। साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी एडजेसेंट सरफेस यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7, यानी कि संलग्न सतह का योगफल अगर 7 है तो उसको हम साधारण पासा बोलते हैं, और अगर विपरीत सतह का योग अगर 7 है उसको हम मानक पासा बोलते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम मानक पासा की, ठीक है ना, कि मानक पासा वह होता है जिसमें विपरीत सतह के अंकों का योगफल 7 होता है। तो दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ओपन डाइस हुई है अभी ना, ओपन डाइस, ठीक है ना। ओपन डाइस में क्या होता है कि अल्टरनेट सरफेस यानी कि एक को छोड़कर एक दूसरे की विपरीत होती है, यानी कि ये 2 5 का विपरीत होगा, हमने एक को छोड़ दिया। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। 4 किसके विपरीत होगा, 6 के विपरीत होगा, और 1 किसके विपरीत होगा भाई, 3 के विपरीत होगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सरफेस। तो आप मुझे एक बात बताओ, मानक पासा तो वो होगा ना जिसमें विपरीत सतह का योग 7 हो। अब यहां पे देखते हो आप 2 और 5 7 ठीक है, लेकिन 6 और 4 10 हो गया ना, 7 तो नहीं हुआ ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 बनना चाहिए ना मेरे भाई। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखता हूं 6 और 1 7, यहां 7 हो गया, लेकिन 4 और 5 तो 9 हो गया ना, तो ये आंसर कभी नहीं बन सकता, ये मानक पासा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। और खुली हुई डाइस यानी कि ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 6 और 1 7 तो है, लेकिन 4 और 5 9 तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये कभी आंसर नहीं हो सकता। जैसे ही मैं इसको देखता हूं 1 और 6 7 ठीक है, लेकिन 5 और 3 8 7 तो नहीं बन पाया ना, तो ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी मानक पासा नहीं बनाया जा सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अभी करेक्ट है कि नहीं। देखिए 1 और 6 7 भाई अल्टरनेट सरफेस हुआ, 1 को छोड़कर 5 और 2 7,
और 4 और 3 7। तो यहां पे क्या होगा, विपरीत सतह का योग 7 आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात यहां पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्या हो गया, खांसी? देखिए भाई, क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली। यानी कि डिस्टेंस वाले चैप्टर से है, डिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको, दिशा संबंधित प्रश्न है ना। यहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जिसमें भी रीजनिंग आनी है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है, निश्चित है, 100% है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो चलिए, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, ठीक है, और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। तो भाई तुम जानते ही होंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। तो ध्यान दो भाई, जहां से हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम डार्क करते हैं, पहली बात। यानी कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो यहां इसको हमने डार्क कर दिया। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, यानी कि ये क्या है, उसका होम है, स्वीट होम है उसका, ठीक है ना। घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई। तो 8 किलोमीटर चला दो भाई पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो यहां पे है 8 किलोमीटर। क्लियर हुई बात यहां पे। यहां पे क्या भाई, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे बढ़ो। और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत, 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत। भाई घड़ी की सुई तो की दिशा तो ये होगी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये होगी क्लॉकवाइज, है ना। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं दायां और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं भाई साहब बायां। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 90 डिग्री घड़ी के सुई के विपरीत, यानी कि ये बायां मुड़ेगी, 90 डिग्री मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। 8 से कुछ ज्यादा बनानी है, कभी 8 के समथिंग, मतलब 8 के बराबर बना दो या 8 से छोटा बना दो, जितना तुमने 8 लिया उससे ज्यादा बनानी है डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या होगी, 15 किलोमीटर। ये क्या होगी, 15 किलोमीटर। तो कह रहा कि उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या होगी। तो यहां पर क्या है भाई, झील, और ये है क्या, स्वीट होम। तो लघुत्तम दूरी पूछ रहा है भाई, लघुत्तम दूरी। तो लघुत्तम दूरी जब भी डिस्टेंस टेस्ट में पूछता है तो हवा में उड़ जाओ, तुरंत हवा में उड़ जाओ, है ना। यानी कि लघुत्तम दूरी, ये मत कर देना कि 15 और 8 23 कर दो। लघुत्तम दूरी यानी कि जो हवा में, यानी कि हवा में होगी, यानी कि ये वाली दूरी, इसी को हम क्या बोल लेंगे, लघुत्तम दूरी। तो आप मुझे बताओ, अगर ये लघुत्तम दूरी है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस अगर तुम एग्जाम में बैठ के लगाओगे ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, कि 8 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, के का स्क्वायर, है ना, कि 64 प्लस 225 बराबर के का स्क्वायर, और फिर कहोगे कि 289 और बराबर के का स्क्वायर और के बराबर 17। ऐसा करोगे तो भाई सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ऐसे नहीं करना। ट्रिपलेट को याद रखना है, सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम में लगता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, 3 4 5, ठीक है ना। यानी कि ये अगर आधार है तो ये लंब है तो ये कर्ण होगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। और किसी भी ट्रिपलेट में, किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा, ठीक है ना। और एक होता है 5 12 13, 5 12 13, ठीक है ना। 8 15 17, 8 15 17, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा यूज होता है डिस्टेंस टेस्ट में, इस वाले में। अगर मैं 5 12 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2 पंजे 10, 24
और ये 26, तो ये भी क्या बनेगा, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाले रीजनिंग के अंदर जो ट्रिपलेट होते हैं वो यही होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो 3 4 5 होता है, ठीक है ना। और किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप इसको 8 को देखते हो, 15 को देखते हो, तुरंत एकदम किसकी याद आनी चाहिए भाई, तुरंत एकदम 17 की याद आनी चाहिए। तो ये 17 किलोमीटर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 17। तो 8 15 को देखते ही 17 की, 15 8 को देखते ही 17 की, 15 को देखते ही 8 की, या 17 15 को देखते ही 8 की, ठीक है ना। 17 और 8 को देखते ही 15 की, इस तरीके से याद होने चाहिए, रट जाने चाहिए। ट्रिपलेट अगर तुम्हें जल्दी से काम करना है, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो ये ट्रिपलेट का बहुत महत्व है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है भाई, 64 देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई वैसे वैसे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर, तो ये कार्यालय मान लो जहां से चलोगे उसको डार्क करना है, सबसे पहली बात यही है इसकी, यही नियम है सबसे पहला, ठीक है। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पूरब की ओर आप 5 किलोमीटर चला दो उसको, तो ये हो गया भाई हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है ना। दीपक कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अब वो बाईं ओर मुड़ा, यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर को ओर मुड़ेगा, तो कितना चला, 12 किलोमीटर। घर पहुंचने के लिए वो 12 किलोमीटर चला। तो भाई 5 से ज्यादा है 12 किलोमीटर, तो ये किसका घर है, दीपक का। ये घर किसका है भाई, दीपक का। यहां पे कौन है, दीपक, एक सेकंड, यहां पे कौन है, ये है दीपक, ठीक। यहां पे पहुंच गया दीपक, कार्यालय से निकला, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला और अपने घर पहुंच गया, ठीक है। इतनी बात कह दी। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अब क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। यानी कि इसी कार्यालय में एक लड़का मदन भी काम करता है, वो पश्चिम की ओर चलता है 5 किलोमीटर, तो ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला दो। ये 5 किलोमीटर क्या होगा, पश्चिम की ओर इस तरफ को चलेगा, ठीक है ना। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मदन इस तरफ को चलेगा पश्चिम की ओर, तो बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला, अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। तो ये भी दूरी किसकी होगी, 12 किलोमीटर। ये हो गया मदन, कौन हो गया, मदन, ठीक है। 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम, जब भी लघुत्तम दूरी की बात करेगा तो ये समझ लो कि एरोप्लेन में उड़ना है तुम्हें, यानी कि तुम्हें हवा में जाना है, ठीक है ना। तो लघुत्तम दूरी कितनी होगी, तो समझिए भाई लघुत्तम दूरी क्या होगी आपकी, लघुत्तम दूरी यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी। तो लघुत्तम दूरी क्या होगी भाई, ये वाली लघुत्तम दूरी होगी, ये वाली क्या होगी, लघुत्तम दूरी होगी। और यही आपको बताना है मेरे भाई, यही बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरीके से डॉटेड मिला दूं, है भाई, इस तरीके से डॉटेड मिला दूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक समकोण त्रिभुज जैसा नहीं दिखाई देगा, है भाई। ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई देगा। तो अब एक काम करो, अब ये बताओ मुझे, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक 12, तो नीचे भी तो 12 ही है ना, तो टोटल कितना हुआ, 24। टोटल कितना हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये हुआ आपका 24। ये 5 था, ये 5 था, टोटल कितना हुआ 10। तो नीचे कितना हुआ, ये भी पूरा 10 हुआ। तो आपको ये दूरी निकालनी, मैंने कहा कि अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट एक बताया था, 5 12 और 13, 5 12 13। क्या 5 का डबल है 10, क्या 12 का डबल है, तो 13 का डबल 26 नहीं होगा यहाँ पे, तो 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्योंकि 5 12 13 के ट्रिपलेट को दुगुना करके ही क्या बनाया गया, 10
24, 26। इसका मतलब लघुत्तम इकाई क्या होगी दीपक और मदन के बीच की दूरी 26 किलोमीटर, जो कि करेक्ट आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना था, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम को भी इस्तेमाल करते वक्त आपको ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से सेकंडों में आप अपने जवाब को दे पाओ। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्या है क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, देखिए नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों के दोनों मूल आकृति के समान होगा। तो आपको सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, ये समझिए। ये हमारी कोई आकृति है और हमने यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा वर्टिकल लगता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर लगता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है मेरे भाई, दर्पण प्रतिबिंब में होता है राइट की चीज पहुंच जाती है किधर, लेफ्ट में, और लेफ्ट की चीज पहुंच जाती है किधर, राइट में। तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। ठीक है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में राइट की चीज लेफ्ट में और लेफ्ट की चीज राइट में पहुंच जाती है। बात समझ में आई, तो इतना काम करना है इसमें। ठीक है, अब समझिए भाई, अगर मैं ये कहूं आपको कि यहां पे ये पॉइंट है और ये एरो का साइन है, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि राइट की चीज लेफ्ट में पहुंचेगी, तो राइट की चीज लेफ्ट में, तो राइट पोर्शन ये हुआ इसका, इस वाले फिगर का राइट पोर्शन ये हुआ, तो इधर जाके लेफ्ट में दिखाई देगी, तो इधर जाके लेफ्ट में दिखाई देगी। यानी कि ये वाली आकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, ये वाली आकृति कुछ इस तरीके से, यानी कि राइट की चीज इधर आके लेफ्ट में दिखाई दे रही है और यहां पर लेफ्ट की चीज इधर आके राइट में दिखाई दे रही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण से जितनी डिस्टेंस होगी किसी भी फिगर की, उतनी ही डिस्टेंस इधर दिखाई देगी। तो दर्पण से कितना दूर है, इतना ही दूर इधर होना चाहिए। क्लियर हुई बात यहाँ पे। जो आकृति दर्पण के नजदीक है वही आकृति सेम इधर दर्पण के नजदीक होनी चाहिए, ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में होगा इस तरीके से कि अगर ये कोई आकृति है और मैं लगा दूं क्या, जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब हमेशा कहां लगता है, हॉरिजेंटल, यानी कि क्षैतिज लगता है। क्लियर हुई बात। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमारा क्या है कि टॉप की चीज कहां पे पहुंचेगी, टॉप की चीज पहुंचेगी बॉटम में, और बॉटम की चीज कहां पहुंचेगी, टॉप में। ठीक है, आ दो। देखिए भाई, यहां पे बात चल रही थी किसकी, जल प्रतिबिंब की, कि ये हॉरिजेंटल लगता है हमेशा, तो आकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो क्या था, टॉप, यानी कि ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर बदल जाएगी, यानी कि टॉप की चीज बॉटम में और बॉटम की चीज टॉप में चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये टॉप पे था तो नीचे आ गया यहाँ पे बॉटम पे, है ना, ये क्या था, यहाँ पे था, ये नीचे की ओर था, तो यहाँ पे क्या कहां पे बदल गया, टॉप में। यानी कि दर्पण से जितनी दूर होगी, है ना, उतनी दर्पण से ये चीज जितनी दूर है, इधर भी दर्पण से प्रतिबिंब में उतनी दूर दिखाई देगी। क्लियर होगी बात। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट किसका, जल प्रतिबिंब का। तो यहां क्वेश्चन में ये कह रहा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान दिखाई दे। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं यहां पे लगाता हूं दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको दिखाई देगा कि ये बाहर की जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये सेम ही बनेगी है भाई, ये सेम ही बनेगी। ठीक है ना, और ये भी सेम बनेगी,
ये भी बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं बनाता हूँ यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, तो ये आकृति बिल्कुल सेम दिखाई देगी कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, है ना। और ये सर्किल भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी दर्पण प्रतिबिंब लगाता हूँ तो ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम दिखाई देगा, और ये जो अंदर की चीज है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, इसी तरीके से मतलब दिखाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब तो समान है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन में दर्पण प्रतिबिंब मूल आकृति के समान है, लेकिन हमें काम किस पे करना है? जल प्रतिबिंब पे। काम किस पे करना है? जल प्रतिबिंब पे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो हमें काम करना है मेरे भाई जल प्रतिबिंब पे, क्योंकि चारों की चारों फिगर में ये सब कुछ मेंटली सॉल्व करना है। ठीक है ना, कभी तुम एक चीज बना बना के देखो, ये सब कुछ मन में होगा कि दर्पण प्रतिबिंब लगाओगे तो ये ऐसे पलट जाएगी फिगर, ऐसे। क्लियर होगी बात? ये भी ऐसे पलट जाएगी फिगर। ठीक है ना, ये भी ऐसे पलट जाएगी, यानी कि सेम दिखाई देगी। ये भी बिल्कुल ऐसे पलटेगी, ये भी सेम दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही मैं जल प्रतिबिंब की बात कर दूं, जल प्रतिबिंब की, तो भाई टॉप की चीज बॉटम पे आ जाएगी, यानी कि ये इस तरह की कुछ आकृति ऐसे दिखाई देगी। तो ये तो चेंज होगी ना, मूल आकृति के समान तो नहीं बनेगी ना। तो ये तो आंसर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, जल प्रतिबिंब में ये उलट गया, है ना। ये ऐसे दिखाई देगी, ऐसे इमेजिन करो, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो जैसे ही तुम इमेजिन करोगे तो ये टॉप की चीज नीचे, यानी कि मूल आकृति से अपोजिट होगी, यानी कि सेम नहीं दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे जो दर्पण प्रतिबिंब है चारों में वो सेम है। ठीक है ना, तो जल प्रतिबिंब को जब हम यहाँ पे लगाओगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगी, यानी कि ये टॉप की चीज कहां पे पहुंच जाएगी? बॉटम पे पहुंच जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे ही मैं इसको देखता हूं भाई, ये स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर तो बिल्कुल सेम ही रहेगा जल प्रतिबिंब में। लेकिन आप जब इस अंदर वाली फिगर को देखोगे तो ये जो चोंच है ये नीचे हो जाएगी। है भाई, ये जो चोंच है, ये वाला जो स्टार लगा हुआ है, तो स्टार पे जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये नीचे नीचे आ जाएगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अगर ये नीचे आ जाएगा तो ये फिर मूल आकृति के बराबर समान कहां रही? तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। एक एक पॉइंट को पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जैसे ही आप इसको लगाओगे तो ये जो बाहर की आकृति आपको दिखाई दे रही है तो सेम ही दिखाई देगी आपको। बाहर की आकृति तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि ये वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, इधर भी ये सेम है, इधर भी ये सेम है। तो इसका मतलब ये अगर तुम जल प्रतिबिंब लगा लो चाहे दर्पण प्रतिबिंब लगा लो, हर तरीके से समान रहेगी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। तो डी आंसर करेक्ट होगा। दर्पण प्रतिबिंब में भी मूल आकृति के समान और जल प्रतिबिंब में भी मूल आकृति के समान। ध्यान से देखो, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ इन आकृति को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें करके इस सवाल को। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इसमें क्या कहा कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक के बाहर की ओर से दिखाई दे इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप में प्रदर्शित कर सकता है? कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप में प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अब समझिए भाई, आप अच्छे से जानते हो कि जो पासा होता है, पासा यानी कि डाइस, उसमें कुल 6 सतह होती है। कितनी सतह? 6 सतह है भाई। एक सेकंड भाई, ये मान लो कि ये आपका पासा है, हालांकि ये डस्टर है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा जो पासा होता है वो क्यूब की फॉर्म में होता है, यानी कि घन की फॉर्म में होता है। लेकिन सारा खेल मानने का ही है, तो मान लो कि ये हमारा एक पासा है। क्लियर होगी बात? क्योंकि मानने को तो तुम कुछ भी मान लो ना, कटरीना कैफ से शादी की बात सोच रहे हो, है ना, किसी से भी, है ना, तो मानने को कुछ भी मान सकते हो। तो मान लो ये हमारा एक पासा है और किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। कितनी सतह? 6 सतह भाई। एक ऊपर, एक नीचे, 2, एक ये वाली और एक इसके पीछे 4, और एक ये वाली और एक ये वाली, टोटल कितनी सतह होगी? 6। क्लियर हुई बात? आप कहोगे सर बिल्कुल, किसी भी पासे में 6 सतह होती है। ठीक,
और प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है। अगर मैं ऊपरी टॉप वाली सतह को देखता हूं, ये ऊपरी वाली सतह को देखता हूं, तो ये वाली सतह इस वाली से भी जुड़ी हुई है, इस वाली से भी जुड़ी हुई है, इस वाली से भी जुड़ी हुई है और इस वाली से जुड़ी हुई है, इसके पीछे वाली है ना। लेकिन आप कहोगे सर नीचे वाली से नहीं जुड़ रही, तो इसका मतलब टोटल अगर 6 सतह होती है तो प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है, और जिस सतह से नहीं जुड़ी होती वही उसकी क्या होती है, विपरीत सतह होती है, अपोजिट सरफेस होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ओपन डाइस है, और ओपन डाइस में कंसेप्ट लगता है अल्टरनेट सरफेस अपोजिट सरफेस। अल्टरनेट सरफेस क्या होगा? अपोजिट सरफेस। इसका मतलब 4 2 के अपोजिट होगा। 4 किसके अपोजिट होगा? 2 के, और 2 किसके? 4 के। 1 किसके अपोजिट होगा? 5 के, और 5 होगा 1 के, और 3 किसके अपोजिट होगा मेरे भाई? 6 के, और 6 किसके होगा? 3 के। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे 3 6 के विपरीत है कि नहीं? क्योंकि जो दो सतह विपरीत होगी वो कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं होगी, वो कभी भी आपस में साथ में नहीं होगी। यानी कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती बिल्कुल भी, और दो विपरीत सतह न कभी एक साथ छिपेगी, क्योंकि अगर एक साथ छिप जाएगी तो पिछली तरफ एडजेसेंट हो जाएगी, यानी कि समीप होगी, एडजेसेंट होगी, संलग्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो 3 अगर 6 के विपरीत है, तो 3 अगर 6 के विपरीत है मेरे भाई, तो 3 6 के विपरीत है। अगर यहां से मुझे ये पता लग रहा है तो 3 6 कभी भी एक साथ नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन तो हमने इसको हटा ही दिया। ठीक है ना? अब यहां पे देखते हैं, 1 5 के विपरीत है, यहां पे 1 है, 5 पिछली तरफ हो सकता है, 2 के विपरीत 4 है, निचली तरफ हो सकता है, 6 के विपरीत 3 है, पिछली तरफ हो सकता है। ये आंसर हो सकता है मेरा। 4 के विपरीत 2 है, उधर हो सकता है, 6 के विपरीत 3 है, इधर हो सकता है, 5 के विपरीत 1 है, नीचे हो सकता है। ये भी हो सकता है भाई आंसर तो। 5 के विपरीत 1 है, पीछे हो सकता है, 6 के विपरीत 3 है, इधर हो सकता है, 4 के विपरीत 2 है, नीचे हो सकता है। ये भी आंसर। अब हम 3 ऑप्शन में फंस गए भाई, अब हम 3 ऑप्शन में फंस गए, यानी कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन, तीनों में से कोई सा एक आंसर है, लेकिन अल्टरनेट सरफेस वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तुमने देखा होगा यूपी पुलिस में 2017 और 2018 के एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन आए थे 3 4, है ना? एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था इसी टाइप का कि जहां पे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो अल्टरनेट सरफेस एलिमिनेट कर रहा था, लेकिन 2 ऑप्शन में आदमी फंस रहा था कि उनमें से कोई सा एक आंसर होगा। और यहां तक कि बहुत सारे टीचर भी इस क्वेश्चन को गलत बता रहे थे। ठीक है ना? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन टीचरों को उतना ही पता था उस टाइम पे, है ना? क्योंकि जब भी अल्टरनेट सरफेस, ध्यान से सुनना, जब भी अल्टरनेट सरफेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन को कर नहीं पाता, तो तभी एक नया कॉन्सेप्ट पैदा होता है, नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसका नाम होता है रोटेशन मेथड। क्या होता है? रोटेशन मेथड। तो ये सवाल मेरे भाई, अल्टरनेट से हम केवल एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, लेकिन 3 ऑप्शन में अभी भी हम फंस चुके। तो अब जैसे ही अल्टरनेट सरफेस खत्म हुआ, इसकी कहानी खत्म हुई, तो एक नया जन्म लेगा रोटेशन मेथड। क्या होगा? रोटेशन मेथड। ठीक है भाई, रोटेशन मेथड। तो इस कंसेप्ट से हम इसको करेंगे सोल्व। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, रोटेशन मेथड है क्या। ठीक है, आप एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताई, तगड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना? कभी भी आ सकता है फिर से। एक चीज मैंने आपको अभी अभी बताई कि प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है, लेकिन जिससे जुड़ी नहीं होती वही उसकी विपरीत सतह होती है। इसका मतलब जो 4 है, जो ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल 2 को छोड़कर, इस 2 को छोड़कर बाकी सबसे जुड़ी हुई है, सबके संलग्न है, सबका पड़ोसी है 4। यानी कि 4 1 से भी जुड़ी हुई है, 4 6 से भी जुड़ी हुई है, 4 3 से भी जुड़ी हुई है, इसका मतलब 4 5 से भी जुड़ी होगी। फिर तो 4 5 से भी तो जुड़ी होगी, भले ही दूर हो, लेकिन 4 5 से भी जुड़ेगी। केवल 2 को छोड़कर बाकी 4 सतह से जुड़ेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, अगर 4 5 से भी जुड़ेगी तो मैं 5 को इधर ला सकता हूं, यहां पे है भाई, 5 को मैं इधर रोटेट कर सकता हूं, ऐसे ऐसे ले जा सकता हूं रोटेट करके। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि 5 सतह संलग्न होती है। क्लियर होगी बात यहां पे? तो अब मैं रोटेशन चेक करूंगा यहां पे, 1 2 6 का रोटेशन क्लॉकवाइज। किसी एक नंबर को पकड़ लो, 1 को ले लो, 2 को ले लो, 6 को ले लो, किसी एक नंबर को। तो मैंने 1 को पकड़ लिया। अब 1 2 6 का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, 1 2 6 का रोटेशन क्लॉकवाइज है। आप यहां देख रहे होंगे 1 2 6 का रोटेशन, 1 2 6 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। आप 6 को नीचे भी कर सकते हो, 1 2 6 का रोटेशन यहां
एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 6 का रोटेशन यहाँ क्लॉकवाइज है। जब भी रोटेशन सेम होगा तभी आंसर बनेगा। यहाँ पे रोटेशन अलग अलग हुआ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे क्लॉकवाइज हुआ, तो ये आंसर गलत हो गया। रोटेशन सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये आंसर हुआ हमारा गलत। 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं देखता हूं यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6 का रोटेशन कितना हुआ भाई? यहाँ पे 4 5 6 का रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, 4 5 6 का रोटेशन क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे 4 5 6 का रोटेशन क्या है भाई? 4 से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैं 4 से शुरू करूंगा। 4 5 6, 4 5 6, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो रोटेशन सेम नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो चुका। ठीक है ना? जैसे मैं इसको देखता हूँ 4 5 6, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी 4 5 6 का रोटेशन क्लॉकवाइज था, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ सी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? जब भी अल्टरनेट सरफेस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता तो नया मेथड जन्म लेता है, जिसका नाम है रोटेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन रोटेशन से करना था सॉल्व। क्लियर हुई बात? वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। नए बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना? हर चीज को कंसेप्चुअली नहीं देखा होगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज मैं बता ही चुका कि प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है, जिससे जुड़ी नहीं होती वही उसकी विपरीत सतह होती है। ठीक है ना भाई? अब 2 को छोड़कर बाकी चारों से जुड़ा हुआ है, तो 5 को मैं इधर रखूं, चाहे इधर रखूं, चाहे 6 का रोटेशन मैं इधर ले जाऊं, चाहे 3 का रोटेशन मैं ऐसा कर लूं, 3 को इधर चिपका दूं, लेकिन 3 6 के बराबर में नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हुई बात? तो बाकी किसी को भी मैं कहीं पर भी पटक सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 को समझिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करते ही तुम्हें इसको। ठीक है भाई, बस ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर आप समझ गए तो कभी गलती नहीं होगी फिर। ठीक है, चलो भाई देखिए क्वेश्चन है, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विपरीत 270 डिग्री से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताऊंगा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है ना भाई? देखो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, अगर आपको पढ़ना है ढंग से, प्रैक्टिस करनी है, तो भाई इन क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 1.5 घंटे की मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना? हर मतलब 25-30 क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी तो बता रहा ना साथ में। अब ध्यान से सुनो भाई, ये बताओ सबसे पहले मुझे, अगर मेरी इनिशियल डायरेक्शन पूरब की ओर है, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा पहले। ठीक है ना? पूरब की तरफ है, और मैं कहूं कि आप भाई राइट मुड़ो, कितनी बार? 2 बार राइट मुड़ो। कितनी बार मुड़ो भाई? 2 बार। तो राइट मुड़ेगा आदमी, तो एक राइट तो ही हो गया, दूसरा राइट ही हो गया, तो 2 बार राइट हुआ। यानी कि जो भी डायरेक्शन है इनिशियल मेरी पूर्व थी, जैसे ही मैं 2 बार राइट मुड़ता हूं तो मेरी इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन हुई कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 बार राइट मुड़ने से आदमी अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है इनिशियल डायरेक्शन के। क्लियर हुई बात यहां पे? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मेरी इनिशियल डायरेक्शन अगर पूर्व ही है अभी भी, और मैं आपसे कहूं कि आप 2 बार लेफ्ट मुड़ो, 2 बार लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं? पहला लेफ्ट तो ही हो गया, फिर दूसरा लेफ्ट ही हो गया, तो क्या अब भी इनिशियल के अपोजिट हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी जब 2 बार राइट मुड़ेगा तो भी इनिशियल के अपोजिट होगा, या 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा तो भी इनिशियल के प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात मैं कह सकता हूं। तो 2 बार लेफ्ट मुड़ने से भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यहां पे मैं कुछ भी कोई चीज रटवाने वाली बात नहीं कर रहा, मैं केवल चीजें समझा के बता रहा हूं। ठीक है ना? अब मेरी इनिशियल डायरेक्शन कितनी थी भाई? पूरब। इनिशियल डायरेक्शन मेरी कितनी है? कौन सी है? पूरब। अब मैं कहता हूं आदमी को भाई 4 बार राइट मुड़, 4 बार, एक बार राइट मुड़ा, चलो, दूसरी बार राइट मुड़ा, चलो, तीसरी बार राइट मुड़ा, चलो, चौथी बार राइट मुड़ा, चलो। डिस्टेंस मायने नहीं रख रहा, अभी मैं डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं केवल। ठीक है ना? इनिशियल डायरेक्शन कौन सी थी? पूरब।
ईस्ट में था, 4 बार राइट मुड़ा, 1 2 3 4, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, फिर से पूरब ही आ गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी अगर 4 बार मुड़ेगा, 4 बार राइट मुड़ेगा, 4 बार राइट मुड़ेगा, तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले था। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो पहले था, यानी कि 4 राइट, 4 बार राइट मुड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, ये बात कह सकता हूं मैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 4 बार लेफ्ट मुड़ेगा तो भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी कि 2 बार राइट मुड़े या 2 बार लेफ्ट मुड़े तो आदमी कैसे हो जाएगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना, 2 बार राइट मुड़े, 2 बार राइट मुड़े या 2 बार लेफ्ट मुड़े तो आदमी इनिशियल डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट। 4 बार राइट मुड़े या 4 बार लेफ्ट मुड़े तो आदमी इनिशियल डायरेक्शन में ही रहेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन ही रहेगी। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मेरी अब डायरेक्शन कैसी है, अब मेरी डायरेक्शन अगर पूरब में ही है और मैं कहूं कि भाई 3 बार राइट मुड़ के दिखा मुझे, कितनी बार, 3 बार, तो 1 राइट, 2 राइट और 3 राइट, तो 3 बार राइट हुआ कि नहीं, 3 बार राइट हुआ कि नहीं, 1 2 3। तो अब मुझे बताओ इनिशियल डायरेक्शन के कौन से डायरेक्शन में मैं पहुंच चुका, इनिशियल डायरेक्शन के कौन से डायरेक्शन में, यानी कि मैं नॉर्थ में पहुंच चुका, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया। इनिशियल डायरेक्शन अगर मेरी पूरब थी, अब ऊपर नॉर्थ में चला गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आदमी बोलता है 3 बार राइट मुड़, तो 3 बार राइट मुड़ने का मतलब है मेरे भाई 1 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, है भाई, इसको ध्यान रखना है तुम्हें। 3 बार राइट मुड़ने का मतलब है कि आप 1 बार लेफ्ट में चले जाओ। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं 3 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब है कि 1 बार राइट मुड़ जाओ, 3 बार राइट मुड़ोगे तो 1 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, 3 बार लेफ्ट मुड़ोगे तो 1 बार राइट मुड़ जाओ, क्योंकि मैं ऊपर जैसे ही इनिशियल डायरेक्शन मेरी पूरब थी तो मैं बाएं तरफ मुड़ गया, 3 बार राइट मुड़ लो चाहे 1 बार लेफ्ट मुड़ लो, बात एक ही है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि 3 बार राइट मुड़ने का मतलब क्या होगा, 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या होगा, 1 राइट। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर आप इस बात को समझते हो तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। क्लियर हुई बात। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब समझने का प्रयास करना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से, घड़ी की सुई यानी कि क्लॉकवाइज है घड़ी की सुई, घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से, और ये बाहरी आकृति को, और अंदर की आकृति अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत 270 डिग्री से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बाहरी आकृति को तो घुमाना है क्लॉकवाइज, कितना 270 डिग्री। अब 270 डिग्री का मतलब क्या है, 270 डिग्री का मतलब क्या, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 ही नहीं होगा, यानी कि राइट 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 या लेफ्ट 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 ही होगा, क्योंकि जब भी आदमी को बोला जाता है कि राइट मुड़ो तो उसका मतलब वो 90 डिग्री मुड़ता है, चाहे वो लेफ्ट मुड़ेगा चाहे वो राइट मुड़ेगा, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री। तो 270 का मतलब है कि 3 बार 90 मुड़ेगा, यानी कि 3 बार ये तो राइट मुड़ेगा या 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा। क्लियर हुई बात यहां तक, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 270 क्लॉकवाइज यानी कि 3 बार राइट, और राइट का मतलब होता है दायां, 3 बार राइट यानी कि 3 बार राइट, 3 बार राइट का मतलब 1 लेफ्ट, यानी कि बाहरी आकृति को मुझे क्या करना है, बाहरी आकृति को मुझे 1 बार लेफ्ट घुमाना है। और अंदर की बात करूं मैं, अगर भाई अंदर की आकृति में बात करूं मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 270 डिग्री। 270 का मतलब क्या होगा, 270 का मतलब होगा 3 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट का मतलब 1 बार राइट। तो ये वाला कंसेप्ट लगा दो, सीधा सिंपल सवाल हो जाएगा हल, ठीक है ना। तो बाहरी आकृति को घुमा दो 3 बार राइट, 3 बार राइट का मतलब 1 बार लेफ्ट। जब 1 बार लेफ्ट घुमाओगे तो ये आकृति ऐसे घूम जाएगी ना, बाहरी आकृति ऐसे, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यानी कि ऊपर की चोंच इधर आ जाएगी, तो इसका मतलब मूल आकृति के समान है ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस पर बाहरी आकृति पर काम करूं तो मूल आकृति के समान है, बाहरी आकृति है कि नहीं है, बिल्कुल है। बाहरी आकृति अब भी मूल आकृति के समान है, बिल्कुल है। लेकिन ये जैसे ही मैं डी ऑप्शन को घुमाता हूं मूल आकृति के समान नहीं रहेगा, क्योंकि ये चोंच कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे बदल जाएगी बाहरी आकृति, तो ये भी मूल आकृति के समान नहीं होगी। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। बारी आएगी इसकी बी और सी की। अब बाहरी आकृति को अगर मैं 1 बार लेफ्ट घुमाऊंगा तो सेम, बाहरी आकृति को 1 बार लेफ्ट घुमाऊंगा तो सेम। अब हमें अंदर की आकृति पर काम करना पड़ेगा।
3 बार लेफ्ट घुमाना है, यानी कि 1 बार राइट घुमाना है। जैसे ही मैं इसको 1 बार राइट घुमाऊंगा, अंदर वाली आकृति को 1 बार राइट घुमाऊंगा, तो ये चोंच, ये वाली चोंच, ये वाली चोंच, तो ये ऐसे होगी, ऐसा होगी। तो इसका मतलब बदल जाएगा, चित्र क्या होगा, बदल जाएगा, मूल आकृति के समान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत हुआ। क्लियर हुई बात। जैसे ही मैं इसको देखता हूं, बाहरी आकृति तो सेम है, लेकिन जैसे ही मैं 1 बार राइट घुमाता हूं तो ये वाली जो चोंच दिखाई दे रही है ये इधर आ जाएगी और ये चोंच ऊपर, यानी कि ये सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात। केवल ये छोटा सा कंसेप्ट लगा दो कि 3 बार राइट का मतलब क्या होगा, 1 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 1 बार राइट। क्लियर हुई बात। आप समझे मेरी बात को। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, ये है तुम्हारे तर्क के क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हुए। तर्क के क्वेश्चन को समझना है बड़ी अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछता है जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में पूछता है जबरदस्त तरीके से। तो इसको समझना है बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब समझिए भाई, क्वेश्चन है 68 कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। इस बात का मतलब यह हुआ कि मोटरसाइकिल की जो बिक्री होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी तो पिछले महीनों में मानसून कैसा था, कि बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, पिछले महीनों पे बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी, पिछले महीनों में मानसून कैसा रहा, इस पर निर्भर करेगा। अब कह रहे कि भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है, यानी कि जो चालू वर्ष है, जो करंट में जो वर्ष चला गया है, इसमें हमने जितनी अपेक्षा की थी कि बारिश इतनी होगी, लेकिन उससे ज्यादा हुई है, अपेक्षा से ज्यादा हुई है। तो उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कह रहा कि उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात, हमें कथन के अंदर ही काम करना है, कोई भी फालतू दिमाग नहीं लगाना। जिस तरीके से हमें बात की गई या दिया गया, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया उसी पर काम करना है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि मोटरसाइकिल की जो बिक्री होगी वो मानसून पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा कि जो चालू वर्ष है, जो करंट में जो वर्ष चला हुआ है, उसमें जो वर्षा है वो अपेक्षा से ज्यादा है। इसका मतलब जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे ज्यादा है। क्लियर हुई बात। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलेगा। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएगी। कह रहा कि कंपनी का मालिक चाहता है लाभ कमाना। अबे कोई, हर आदमी चाहता है लाभ कमाना। क्लियर होगी बात। ये कह रहा कि लाभ कमाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा देगी। तो कंपनी क्या कर देगी, मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा देगी। यानी कि पहले से ही मानसून चला हुआ है, बारिश हो रही है, अपेक्षा से भी ज्यादा हो रही है। अब कंपनी क्या करेगी, मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा देगी, और कीमतें बढ़ाने से क्या उनकी मोटरसाइकिल बिकेगी। अरे वैसे ही नहीं आदमी घर से निकल रहा मानसून के कारण, बारिश के कारण, तो वो खरीदेगा कैसे, और ऊपर से महंगी कर दी तो कोई नहीं खरीदेगा। इसका मतलब ये हुआ गलत कथन, ठीक है ना। ये इससे संतुष्ट नहीं होता, यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाभप्रद बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करेगी, मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा देगी, तो गलत हुआ। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी। कह रहा है कि कंपनी जो है ना, अपने खर्चे को कम करने के लिए जो इंप्लॉय लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं कंपनी के अंदर, उनको हटा देगी। अरे ऐसे थोड़े युवक रहे कि बारिश के सीजन में तो कंपनी में से कर्मचारी को हटा दिया कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ना ही ऐसी कोई बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है ना। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती है तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। कह रहा कि कीमतों पे कोई प्रभाव ना पड़े। मान के चलो 50,000 की बाइक है और बारिश ज्यादा हो रही है, अब पहले भी 50,000 की थी और आज भी 50,000 की है, भले ही बारिश हो रही हो, भले ही मानसून कितना भी गंदा हो, ठीक है ना, लेकिन कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कीमत अपरिवर्तित रखी गई, तो भी राजस्व बढ़ेगा। अरे भाई, अगर मान के चलो बारिश से पहले
4 बाइक उसकी बिकती थी और बारिश में अब भी एक बाइक बिक रही, उसी कीमत पर बिक रही, तो राजस्व तो बढ़ता ही होगा, राजस्व तो बढ़ेगा ही ना, फायदा तो हो गई ना कंपनी को, 0/सन्नाटा तो नहीं रहेगा ना। तो कंपनी अगर कंपनी में मोटरसाइकिल की कीमत अगर अपरिवर्तित बनी रहती है तो भी राजस्व बढ़ेगा, जिसको खरीदनी है वो खरीदेगा। अब ये तो हो नहीं सकता बारिश के सीजन में भाई मोटरसाइकिल महंगी कर दी, तो क्या लॉजिक हुआ ये, है ना। तो वो क्या करेगा, बारिश खत्म होगा इंतजार करेगा कि बाद में खरीदूंगा, तो ये पहले वाला तो गलत ही हो गया, कीमत बढ़ाने वाली। तो इसका मतलब यदि कीमत अपरिवर्तित बनी रहती है तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, जिसे खरीदनी होगी वो खरीदेगा, तो राजस्व तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से वृद्धि होगा। अच्छी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, अच्छी बिक्री से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ राजस्व बढ़ेगा, 2-4 बाइक बिक सकती है ना। तो बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना था। देखो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम के अंदर, कथन वाले, स्टेटमेंट वाले, तो आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, केवल उसी पर आपको फोकस करना है, उसी के दायरे में रहना है, ठीक। उसी के बाद अपने आंसर को आपको देना है, ठीक है ना, इसी के दायरे में रहते हुए। क्लियर होगी बात। और जो मेल नहीं खाएगा कथन से, कथन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो उसका मतलब वो गलत होगा। क्लियर होगी बात। यानी कि कथन को सहमति देनी पड़ेगी, तब ही हमारा निष्कर्ष सही निकाला जा सकता है, अन्यथा गलत, ठीक है ना। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं भाई। 69 देखो, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर ने 69 ने, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा कि जब लोग नए घर खरीदते हैं, देखो दायरे में रहकर बात करनी है कथन के, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं, ठीक है। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। उपरोक्त में से कौन से निष्कर्ष को निकाले जा सकते हैं। देखो, इस पूरे बात में क्या लिखा हुआ है, इसमें केवल एक बात लिखी हुई है कि जब लोग नए घर खरीदते हैं, भाई कोई भी आदमी अगर नए घर खरीदेगा, ऐसा तो नहीं वो खाली घर पड़ा रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ सामान तो रखेगा ना, ठीक है ना। जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे कि फ्रिज, भाई एक सेकंड भाई, जैसे कि फ्रिज हुआ, भाई आदमी से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है, उसे ठंडा पानी भी चाहिए, तो उस नए घर में उसे फ्रिज भी चाहिए, ठीक है ना, उसको टीवी भी चाहिए, मनोरंजन का साधन भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, उसको कपड़े गंदे हो गए तो वॉशिंग मशीन भी चाहिए। तो ये उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद है, जब भी नए घर खरीदा जाएगा तो ये सामान तो चाहिए ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। आदि खरीदते, तो कह रहा है कि नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन, ये क्या लिख रहा है, होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इस कथन में ये कहा गया है कि जो नए फ्लैट होंगे उनकी जो बिक्री है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो होम लोन ब्याज की दरों पर डिपेंड करेगी। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष से 1% ब्याज की दरों की कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। क्लियर हुई बात। तो इस पूरे कथन में यह बात लिखी हुई है कि अगर हमें कोई फ्लैट खरीदना है तो फ्लैट डिपेंड करेगा ब्याज की दरों पर। अगर ब्याज की दर होती है कम तो फ्लैट खरीदा जाएगा, अगर फ्लैट खरीदा गया तो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं आएंगी, फ्रिज आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, टीवी आएगा, ठीक है ना। तो 3 चीज है हमारे इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में। ब्याज दर है, ब्याज दर में कमी हुई तो फ्लैट आएगा, और फ्लैट आएगा तो फ्रिज आएगा। बात समझ में आई। तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या है। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो छूट दे सकता है, लेकिन यहां पे तो केवल 3 चीज है ना, दर है, एक फ्लैट है, और फिर उपभोक्ता टिकाऊ यानी कि फ्रिज वाला चीज है। ये
फ्लैट बिकेगा किस, फ्लैट कब बिकेगा जब दर कम होगी, और फ्लैट लिया जाएगा तब फ्रिज लिया जाएगा। तो यहाँ पे तो इन तीन पे चर्चा हो रही है। यहाँ पे कह रहा कि उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद, भाई कोई भी आदमी अगर फ्रिज रखता है, मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकान है जिसमें फ्रिज वगैरह या टीवी वगैरह है, वे अपनी छूट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं हो रही इसकी फ्लैट के बारे में। यहाँ पे तो केवल उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। तो ये केवल उत्पाद कंपनियों के बारे में है, उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनी फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, है ना, और इसके टीवी के बारे की बात कर रहा है। यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा अभी इसमें, किसमें, फ्लैट पे। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मानदंडों में राहत देगी। कह रहा है कि भारत क्या करेगा कि जो विदेशी है, विदेशी ब्रांड है, उनको आकर्षित करेगा भारत में, ताकि लोग बढ़े उनको खरीदने के लिए। अब ये वाली बात कहाँ कही गई भाई, कहीं कथन में है क्या ये बात कि बाहर से विदेशी निवेश मानदंडों में राहत देगी? ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई। तो ये तो बिल्कुल खिलाफ है, अपोजिट चल रहा है, तो हटा दिया हमने, ठीक है। ये कह रहा कि रियल इस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। अरे जब दर कम कर दी तो दर कम करने से फ्लैट मिला, और फ्लैट मिला तो ये फ्रिज भी लिया, है कि नहीं है। तो यानी कि दर कम होने से, ये लिख रहा ना, एक बड़ी कमी है इसका मतलब दर कम हो चुकी, दर कम हो चुकी तो फ्लैट मिलेगा, फ्लैट खरीदा जाएगा, फ्लैट खरीदा जाएगा तो फ्रिज भी खरीदा जाएगा। तो इसका मतलब रियल इस्टेट, रियल इस्टेट का मतलब क्या हुआ, फ्लैट, है ना। रियल इस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ, उपभोक्ता टिकाऊ का मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। सीधी सी बात है, अगर दर कम हुई तो फ्लैट बिकेंगे, फ्लैट बिकेंगे तो ये भी खरीदा जाएगा, तो इनकी में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल कथन के पक्ष में है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये केवल उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद के बारे में था, ये बाहरी निवेश के बारे में था, तो ऐसी कोई बात इसमें कही नहीं गई, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल वाली कोई बात नहीं कही गई। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री बहुत तीव्र हो जाएगी, ऐसी कोई बात कही क्या, नहीं कही, तो गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। हमें इसके दायरे में रहकर बात करनी है। क्लियर हुई बात आप कहोगे सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से सोचना थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया कि रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, बिल्कुल है, सही है बात, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। किसमें? प्रत्येक को भौतिक यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। और प्री मेडिकल परीक्षा, प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में, तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। यानी कि रमेश की क्या इच्छा है? डॉक्टर बनने की इच्छा है, उसको फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, साथ में प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं में, तीनों मेडिकल परीक्षाओं में, यानी कि तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। ये चीज है इसमें, है ना। तो रमेश ने अपने बोर्ड परीक्षाओं में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए। तो रमेश ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में अच्छे अंक प्राप्त किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान, सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। उपरोक्त से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अरे भाई, अगर रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है और तीनों सब्जेक्ट में उसने अच्छे अंक प्राप्त किया और प्री मेडिकल का टेस्ट भी इसमें सबसे ऊपर रैंक पे आया, तो वो तो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ये कथन के बारे में बोल दिया इसने, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब निष्कर्ष क्या निकलेगा यहां से। करके रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। अच्छा, भगवान है तू, है भविष्य की बात कर रहा। स्वर्ण पदक विजेता कहां लिख रहा भाई यहाँ पे? स्वर्ण पदक विजेता तो कैसे सही होगा? गलत हो गया ना ये, क्योंकि हमें हमेशा कथन के दायरे में रहकर काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना कि स्वर्ण पदक विजेता इतना होशियार है बंदा रमेश कि वो भविष्य में सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से क्या देगा? स्वर्ण पदक देगा। ऐसा फ्यूचर की बात नहीं सोचनी, ना कोई इस बात को कथन में पुष्टि दी गई, ठीक है ना। तो ये गलत हुआ। रमेश डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, वो तो दिख रहा मुझे यहाँ पे कि बनेगा ही बनेगा, जब इतना अच्छा है, होनहार बच्चा है ना। रमेश डॉक्टर बन जाएगा और अपना स्वयं का बहुत विशेषता अस्पताल खोलेगा। लालची बन गया तो भाई, ये तो निष्कर्ष ने लालची बना दिया रमेश को। कह रहा कि अपना स्वयं का बहुत विशेषता अस्पताल खोलेगा। अरे कहाँ लिख रहा भाई? ये कथन में है क्या ऐसी कोई बात? ये ठीक है बात यहाँ पे कि रमेश डॉक्टर बन जाएगा, वो तो साफ है, स्पष्ट है, बन जाएगा। लेकिन ये बात तो कहीं नहीं है ना,
ये गलत है, इसका मतलब ये हुआ आपका बी ऑप्शन गलत। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा, ये बिल्कुल सही है भाई। जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, साथ में प्री मेडिकल में शीर्ष स्थान पर आया, तो उसे तो अपने पसंद का कॉलेज मिलेगा। जब वो प्री मेडिकल के टेस्ट में सबसे नंबर 1 है तो अपने पसंद का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये क्या बात थी कि स्वर्ण पदक विजेता बन जाएगा है भाई और अपना अस्पताल खोलेगा, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये कह रहा है कि टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर बनने का विकल्प भी चुन सकता है। रमेश इंजीनियर बनने का विकल्प भी चुन सकता है। भाई कोई आदमी अगर टॉपर है, उसे बनना तो डॉक्टर है, तो वो इंजीनियर कहां से बन जाएगा? ताली पन्ना हाथ में कहां से आ जाएगा उसके? है भाई, ये तो गलत हो गया। और वैसे भी इंजीनियर वाली कोई बात कही क्या किसी कथन में? तो ये फर्जी बातें हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्लियर होगी बात? ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन में पूछे गए थे, कोई भी बच्चा आसान, मतलब जिसने कभी ये पढ़े भी नहीं होगा ना, वो भी इसका निष्कर्ष निकाल सकता है। निष्कर्ष निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर खुलवा दूंगा मैं यहाँ पे तुम पे, समझ रहे बात को? निष्कर्ष निकालने के लिए हमेशा हमें अपने क्वेश्चन को देख के अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तब जाके तुम इसके सटीक आंसर दोगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा, देखते हैं। देखो, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। भाई कोई भी आदमी तो लालची है ना, स्वार्थी है, तो वही जाएगा ना जहां पे सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, सबसे ज्यादा ऑफर मिलेगा। सीधी सी बात है, कोई भी हो जाएगा। इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं। मैं यहीं पे समझ गया, क्या आप भी समझे कि मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। कोई भी आदमी कोई खरीदारी करेगा तो वहीं तो जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा ऑफर होगा। अब यहां पे कह दिया कि मैं जी मार्ट पे ज्यादा जाता हूं, ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जी मार्ट में कहीं ना कहीं ब्लिस बाजार से ज्यादा ऑफर होगा। ब्लिस बाजार में ऑफर कम है, ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं। जी मार्ट पर कितने % ऑफर है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस बात से मैं समझ गया कि जी मार्ट पर अगर ज्यादा जा रहा है ब्लिस बाजार से, तो यहां ऑफर ब्लिस बाजार से ज्यादा रहा होगा। सीधी सी बात है। तो देखते हैं इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। देखते हैं ए ऑप्शन, जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। अधिक ऑफर और छूट दी जाती है, कह रहे कि दोनों में अधिक ऑफर, यानी कि जी मार्ट को ब्लिस बाजार को बराबर कर दिया इसने। तो भाई कह रहा कि दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है, तो दोनों को इक्वल बना दिया। यहां कह रहा है कुछ और कि जी मार्ट पर अधिक खरीदारी करता हूं और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं। तो इसमें ब्लिस बाजार में कम जाएगा, तभी तो कम जाएगा ना जब जी मार्ट में ज्यादा मिलेगी, तो बराबर तो नहीं हो सकता। दिस इज गलत। क्लियर हुई बात? बी ऑप्शन को देखते हैं, ब्लिस बाजार में कोई ऑफर या छूट नहीं है। हमें तो बताया ही नहीं गया ब्लिस बाजार में छूट कितने % है भी या नहीं है, कुछ कहा ऐसा? ये कह रहा है कि ब्लिस बाजार में कोई ऑफर या छूट नहीं है। कहां लिख रही है ऐसी कोई बात कि ब्लिस बाजार में छूट है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं दिया गया। वो अलग बात है कि ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं, इसका मतलब उसकी तुलना में यहां पे कम जाता है, इसका मतलब ऑफर उसकी तुलना में यहां कम है। हमें इतना तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ऑफर और छूट नहीं है, ये नहीं पता भाई। बी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर होगी बात? सी पे देखते हैं, जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। अरे चिल्ला चिल्ला के एक ही तो बात कह रहे हैं हम, यही तो बात इसमें लिख रही कि जी मार्ट पर अधिक, यानी कि यहाँ ऑफर ज्यादा होगा ब्लिस बाजार से, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ब्लिस बाजार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, तो गलत बात बोल गए, इसका तो अपोजिट बोल गए, गलत हो गए। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। चले, थक गया भाई बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 72। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा इसने, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 72 देखिए भाई, मधुमेह यानी कि शुगर
मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी। ठीक है, यानी कि किसी को शुगर होगा तो डॉक्टर तो कहेगा ही ना कि चीनी का इस्तेमाल कम करना है अब तुझे, है ना। शुगर शुगर में चीनी कम खाई जाती है, तो डॉक्टर क्या कोई भी आम आदमी यही सलाह देगा। ठीक है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं, कह रहा कि इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, एक आदमी को शुगर था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कम चीनी वाली चीज खा, कह रहा कि कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। इसका मतलब आइसक्रीम ज्यादा खाता होगा, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आइसक्रीम ज्यादा खाता होगा। अब वो कह रहा कि मैं कम खा रहा हूं, तो इसका मतलब खा तो अब भी रहा है लेकिन कम खा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। चलिए देखते हैं। आइसक्रीम में कम चीनी होती है। अरे भाई साहब, अगर कम चीनी होती तो डॉक्टर बोलता है इसे दबा के खा, तो कम चीनी कहां से आ गई? कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। क्या फर्जी बात लिख दी इसने, तो गलत हो गया ना ये ऑप्शन। भाई अगर आइसक्रीम में कम चीनी होती तो क्या डॉक्टर उसको ऐसी सलाह देता कि कम चीनी, यानी कि आइसक्रीम कम खा रहा हूं, ऐसा कुछ लिखा होता? चीनी है आइसक्रीम में तभी तो वो कम खा रहा है आइसक्रीम। और ये कह रहा है कि आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। ये क्या बात हुई? गलत हो गया बी ऑप्शन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन को देखते हैं। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है जो मधुमेह को बढ़ाता है। कह रहा कि आइसक्रीम खाने से चीनी का स्तर कम हो जाता है। अरे आइसक्रीम खाने से चीनी का स्तर कम नहीं होता, बढ़ता है। यहाँ पे यही चीज तो लिखी हुई है कि आइसक्रीम कम इसलिए ही तो खा रहा है क्योंकि चीनी का स्तर कम हो जाए, कम इसलिए तो खाएगा चीनी का स्तर कम हो जाए। और यहाँ पे कह रहा है कि आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, तो फिर तो खानी चाहिए हर शुगर वाले रोगियों को। ठीक है ना, तो आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम नहीं होता, बढ़ेगा। तो ये बात गलत होगी, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, आइसक्रीम में चीनी होती है, बिल्कुल सही है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे इसलिए तो कम खा रहा वो ताकि चीनी का सेवन कम हो जाए, तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर ने उसको यही सलाह दी थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं। आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है। इसने तो बोल दिया कि आइसक्रीम जो है रामबाण इलाज है मधुमेह शुगर के रोगों के लिए। अरे ये क्या बात होगी भाई, अगर रामबाण इलाज होता तो डॉक्टर ये बोलता कि भाई दबा के सुबह शाम दोपहर हर टाइम आइसक्रीम खाओ दबा के, है ना, रामबाण इलाज है। तो गलत हो गया ना, तो सी ऑप्शन। बताओ कितना सिंपल से क्वेश्चन थे इसमें, है ना। 73 को देखो भाई, 73 क्या है? 73 देखिए भाई, 73 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री को लक्ष्य रख रहा है, उच्च बिक्री को लक्ष्य रख रहा है। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। क्या बुरी बात है भाई? कोई आदमी चाहे छोटी सी भी दुकान खोल लेना, वो भी यही सोचता है कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा आए, और कस्टमर ज्यादा आएगा तो उसका सामान ज्यादा बिकेगा, और सामान ज्यादा बिकेगा तो उसके पास पैसा ज्यादा आएगा। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसने कहा कि एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। कोई बुराई नहीं है भाई, ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है और उच्च बिक्री, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहता है। ठीक है, उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया। कह रहा है कि दबा के प्रचार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया, यानी कि दबा के प्रचार करना शुरू कर दिया, दबा के पैसा लगा दिया, उसने खर्चा कर दिया पूरा प्रचार में, है ना। तो इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि उच्च विपणन खर्च, दबा के पैसा लगाने से कर्मचारियों की प्रेरणा यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉय है, कर्मचारी लगे हुए हैं उस रिटेल स्टोर में, और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। भाई एक बात बताओ, अगर कोई आदमी दबा का प्रचार कर रहा है तो क्या उसकी कर्मचारी इंस्पायर होगी इस बात से? प्रेरणा मिलेगी उनको, काम करने की क्षमता बढ़ेगी उनकी, उनके के घर से जा रहा भाई है। तो ये क्या बात हुई? ऐसी कौन सी बात लिख रही कि कर्मचारी इंस्पायर हो जाएंगे, पैसा लगा? तो पैसा क्यों लगाया? पैसा लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कस्टमर बने, है ना। इनको इंस्पायर करने के लिए थोड़ी लगा रहा हो पैसा,
है भाई, तो गलत हो गया, तो सीधा पढ़ते ही गलत है। गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए तो प्रचार किया मेरे भाई। प्रचार इसलिए तो किया जाता है कस्टमर ज्यादा बने तो आने वालों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी, यानी कि अधिक ग्राहक आएंगे तो खरीदारी ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा और अधिक व्यवसाय होगा। इसी को तो टारगेट करते हुए इसने खर्चा किया, इसी को तो टारगेट करते हुए कि आदमी ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है, ज्यादा सामान बिके, ज्यादा सामान बिकेगा तो खरीदारी ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो व्यवसाय ज्यादा होगा। तो यही तो था उसकी सोच, यही तो लक्ष्य था, ये लिख तो रहा है लक्ष्य, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी चेक करो या मत करो, देखते हैं। उच्च विपणन व्यय से यानी कि अधिक खर्चा से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की बात कर रहा कि ऐसा करने से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार और मार्जिन में वृद्धि होगी। बताओ भाई, कम्युनिकेशन स्किल के लिए थोड़ा ही उसने पैसा लगाया था, गलत हो गया। मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा, है ना। कह रहा कि जो प्रचार किया उससे होगा क्या, वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता, यानी कि कोई भी आदमी प्रचार तभी तो करेगा ना जब उसके पास इतना सामान होगा। ये कह रहा कि प्रचार से क्या होगा, उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा, यानी कि जो उत्पाद है, प्रोडक्शन है, वो कम है और कम होने की वजह से और लेना पड़ेगा उसको। तो ये कौन सी बात हुई भाई, कोई भी आदमी प्रचार तभी तो करेगा जब उसके पास उत्पाद होगा भारी मात्रा में। अब उत्पाद तो है नहीं, प्रोडक्शन तो उसके पास है नहीं, तो कहां से प्रचार करेगा और किस लिए प्रचार करेगा। तो इसका मतलब ये बात होगी बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर है, बिल्कुल कथन के दायरे में रहते हुए इसने अपना आंसर निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या कह रहा है 74 में, उस विकल्प का है भाई, उस विकल्प का कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से। कह रहा कि जो संबंध दूसरे का पहले से है, जो संबंध दूसरे का पहले से है वही चौथे का तीसरे से होना चाहिए। अब देखते हैं, बुक है भाई, बुक यानी कि किताब, रीड का मतलब पढ़ना, यानी कि बुक पढ़ी जाती है। स्पीच, स्पीच का मतलब स्पीच कैसी होती है, स्पीच यानी कि जो कोई बोलता है तो उसको बोलते हुए को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या होता है, स्पीच क्या होती है, सुनी जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कितना फर्जी सवाल है पेपर में ना। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं भाई क्या है इसमें। 75 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना, आगे अगले क्वेश्चन बाद में करेंगे। 50 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है भाई ये, है ना। 51 से लगे थे ना, 75 में आ गए तो 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके। चलिए देखते हैं क्या है। किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और DREM ड्रीम को ईट क्या लिख रहा, हाँ, वाटर को ये लिखा जाता है और ड्रीम को ETHER के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। तो दोस्त ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में लगभग 5-7 टाइप बनते हैं, मतलब 7 मान लो 7 टाइप बनते हैं, ठीक है ना। अब 7 टाइप को कितना वो उसके अंदर घुस सकता है वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर, ठीक है ना। बाकी जब तुम ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे कोडिंग डिकोडिंग को तो हर टाइप वाइज, हर सीक्वेंस, हर चीज को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तो किसी भाषा में यदि वाटर को लिखा जाता है तो सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं कि फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, यानी कि पहला लेटर पहले से चेंज तो नहीं है, ठीक है ना। तो W है 23 नंबर पर, ये है 24 नंबर पर, तो इसका मतलब 1 प्लस कर दिया। A कितने पर, 1 पर, और ये कितने पर, 3 पर, तो यहां पर 2 कर दिया। तो यहां 3 होना चाहिए, फिर 20 और 3 23, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। 20 और 3 23, ये 23 पे हो गया। तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, 18 और 5 23 हो गया। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें सीक्वेंस क्या है, इसमें ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, इसमें एक्शन क्या है, +1 +2 +3 +4 +5। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको रीचेक करना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे लास्ट वाला कर लो 5, 13 और 5 18, बिल्कुल ठीक है। पहले वाला कर लो 1, 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, +1 कर दो। टी में +1 करोगे तो यू से शुरू होगा, तो आंसर वो ऑप्शन जो यू से शुरू होगा। तो ये ऑप्शन तो भाई वी से शुरू है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यू के तक तो सेम है,
आई यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे जे, तो अब तीसरा लेटर चेंज, तीसरा लेटर को चेक करो, तीसरा लेटर है जी और तीसरे में 3 जोड़ो, 7 और 3 10, 10 का मतलब जे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका गलत आंसर होगा। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हमें ऑप्शन एलिमिनेट से काम करना होता है, ठीक है ना, ताकि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी बना पाए, पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा लिखना ना पड़े। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे तो हमें लिख के ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को मैं यहीं बंद करता हूं, काफी लंबी क्लास हो चुकी, और मैं आशा करता हूं कि आपको सारे ही क्वेश्चन दबा के समझ में आए होंगे, ठीक है ना। ये तो 1-2 घंटे के लगभग पहुंच गई क्लास, है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसको डेली पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास का अंत। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।